अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग हमारे सेकंड चैप्टर का 2.3.2 यानी कि जो सब पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अमेरिका से मुतालिक मालूमात हासिल की थी, यूरोपीय इस्तिमारियत में अमेरिका से मुतालिक मालूमात हासिल की थी, और अब हमको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर जो शेयर हो रहा है, जो नज़र आ रहा है, वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नक्शा। जो येलो बरआज़म आपको नज़र आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ जो ऑरेंज छोटा सा नज़र आ रहा है ज़मीन का इलाका, ये है न्यूजीलैंड। अब हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुख्तसर तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 18वीं सदी में जो यूरोपीय जिलावतन होने वाले कैदी हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलिया में लाकर उन्हें बसाया जाता था। ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बरआज़म ऑस्ट्रेलिया है। तो 18वीं सदी में यूरोपीय जिलावतन कैदियों को लाकर यहाँ पर बसाया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रेलिया में दीगर खित्तों के लोगों को नौकरी देने की इजाज़त मिल गई। अब यहाँ पे लोग नौकरी की गर्ज से भी आने लगे। अंग्रेज़ों ने टैम्पनिया और न्यूजीलैंड के जजीरे में भी अपनी कॉलोनियाँ कायम कर ली। यहाँ भी उनकी अंग्रेज़ों की कॉलोनियाँ कायम हो गई। सन 1900 में जजीरे तस्मानिया को भी उन्होंने अपना कॉलोनी में शामिल कर लिया, और जमहूरिया ऑस्ट्रेलिया यानी कि डेमोक्रेटिक ऑस्ट्रेलिया को सल्तनत बरतानिया ने एक लाजमी कौम के तौर पर तश्कील दे दिया। बाकायदा ऑस्ट्रेलिया में एक जमहूरिया ऑस्ट्रेलिया में एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया, और वहाँ पर दो तरफ़ा पार्लियामेंट भी कायम की गई। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर दो तरफ़ा पार्लियामेंट भी कायम की गई। एक गवर्नर जनरल कायम किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और बरतानवी शहंशाह ने जो अपने बरतानवी गवर्नर जनरल को यहाँ पर अपने नुमाइंदे के तौर पर मुकर्रर किया। सिर्फ यूरोपीय तारकीन वतन को ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाज़त थी। ये 1900 से पहले की बात है। अब 1907 में न्यूजीलैंड को सल्तनत बरतानिया के अंदर एक ख़ुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया। सल्तनत बरतानिया ने न्यूजीलैंड को एक ख़ुद मुख्तार रियासत बना दिया। न्यूजीलैंड में यूरोपीय आबादकारों ने जमहूरी निज़ाम का इंतज़ामिया शुरू कर लिया। यहाँ पर आवाम के ताल्लुक़ से आवाम के हक़ में कई पॉलिसियाँ बनाई गई, जैसे अवामी फ़लाह बहबूद के इक़दामात किए गए, जैसे कि आम हक़ के राय दही यानी आवाम को वोट देने का हक़ था, आवाम के हकूक़ की पासदारी की जाती थी, अवामी रेलवे शुरू किया गया, आग और हादसे के लिए इंश्योरेंस का काम शुरू किया गया, पेंशन शुरू की गई, कारकुनों को मुआवज़ा, और जो ज़ख्मी या ड्यूटी पर दम तोड़ गए उन्हें भी मुआवज़ा दिया जाने लगा। और इस किस्म की और दूसरी पॉलिसियाँ भी न्यूजीलैंड में नाफिज की गई। सन 1900 से बहुत पहले सिर्फ यूरोपीय तारकीन वतन को ही न्यूजीलैंड में सकूनत इख्तियार करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 1907 के बाद जो थे वो दीगर अक़वाम के लोग भी आकर यहाँ पर बस सकते थे, यहाँ पर सकूनत इख्तियार कर सकते थे। इसी लेसन का अब हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तीसरा सब पॉइंट है एशिया के बारे में, और एशिया में हम मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये एशिया का नक्शा है, और ये एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन मुख्तलिफ़ ममालिक पर जो अंग्रेज़ों ने अपनी नौबादियात कायम की थी उससे मुतालिक हमको इस सबक में इस पॉइंट में पढ़ना है। भारत में अपनी कॉलोनियों को, यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है भारत, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनियाँ कायम की थी। नौबादियाती निज़ाम के तहत इन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ लाकर अपने लोगों को लाकर बसाया था बरतानवी हुकूमत ने, और उनका जो ख़ास मकसद था वो तजारत था। तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जो हमसाए ममालिक थे, जैसे नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, तो ये सारे जो हमसाए ममालिक थे, तो इनसे तजारत को फ़रोग़ देना ये बरतानवी हुक्मरान के बुनियादी मकासद थे। बरतानवी हुक्मरान जो चाहते थे कि हिंदुस्तान के जो हमसाए ममालिक हैं, जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ तिजारत हो। इस मकसद के तहत इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी कॉलोनियाँ बसाई थी। तो उसमें सबसे पहले हम म्यांमार के बारे में पढ़ने वाले हैं। म्यांमार हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी सरहद पर पड़ोसी मुल्क है, हमसाया मुल्क है। इससे कबल म्यांमार को ब्रह्मा देश कहा जाता था, और आज ये बर्मा के नाम से भी
مشہور ہے. برما کے نام سے بھی یہ مشہور تھا، برہما دیش کے نام سے بھی یہ مشہور تھا. اب انگریزوں نے انگریز جو تھے وہ برما میں یعنی میانمار میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے. کیوں چاہتے تھے ایسا انگریز؟ کیونکہ یہاں پر قدرتی دولت وافر مقدار میں پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ یہ ایک اچھی خاصی منڈی بھی تھی، بازار بھی تھا. تو میانمار میں شاہی حکومت تھی. تو شاہی خاندان جو تھے انہوں نے اپنے علاقے کو یعنی میانمار کو کافی مستحکم بنایا ہوا تھا. اس نے جو میانمار ہے، انہوں نے ہندوستان کے منی پور کو سن 1813 میں فتح کر لیا، اور سن 1822 میں انہوں نے، یہ دیکھیے منی پور آپ کو نظر آ رہا ہے، تو میانمار نے اس پر فتح حاصل کر لی. اور 1822 میں یہ جو آپ کو آسام نظر آ رہا ہے اس ہندوستان کے مغرب میں، تو یہاں پر انہوں نے حملہ کر دیا. انگریزوں کو برمی حملوں سے متنبہ کیا گیا. انگریزوں کو یعنی ڈرانے کے، خوف دلانے کی کوشش کی گئی. تو انگریزوں نے کیا کیا، لارڈ ایمرسٹ، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دا ارل ایمرسٹ، ان کی قیادت میں وہاں پر فوج بھیجی. یہ گورنر جنرل تھے انگریزوں کے، اور برما کی انگریزوں کے ساتھ میں جنگ ہوئی. اور یہ جنگ جو تھی وہ 2 سال تک جاری رہی، جسے فرسٹ اینگلو برمیز وار بھی کہا جاتا ہے. پہلی اینگلو برمی جنگ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. برطانیہ نے کیا کیا، برطانوی بحریہ کی جو بندرگاہ تھی اس کو انہوں نے فتح کر لیا. میانمار کے جو بحریہ تھا اسے انگریزوں نے فتح کر لیا. اور یانگون، جسے رنگون کہا جاتا تھا، اس جنگ میں اس علاقے کو بھی انہوں نے فتح کر لیا. اور انگریزوں اور برما کے بادشاہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے بعد پھر یہ پہلی جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی. ان کا معاہدہ کیا تھا کہ میانمار کو منی پور انگریزوں کو دینا پڑا، اور ساحلی خطے کے جو جنگلات اور بارودی سرنگیں تھیں وہاں پر برطانوی کنٹرول قائم کیا گیا. انگریزوں نے میانمار سے فوجی اخراجات کے خلاف معاوضے کے طور پر ایک بڑی رقم جمع کی. انہوں نے اس وقت میانمار کا جو دارالحکومت تھا، جسے انوا کہا جاتا تھا، انوا، اور اسے ایوا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، وہاں پر اپنی رہائش قائم کر لی انگریزوں نے. تو یہ معاہدے کے پوائنٹس تھے، 4-5 پوائنٹس تھے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ منی پور جو ہے وہ انگریزوں کو لوٹانا پڑا میانمار کو. دوسرا یہ کہ ساحلی خطے کے جنگلات اور بارودی سرنگیں بھی برطانوی کنٹرول میں آ گئی، برطانیہ کا ان پر قبضہ ہو گیا. تیسرا یہ کہ انگریزوں نے میانمار سے فوجی اخراجات کے خلاف معاوضے کے طور پر ایک بڑی رقم جمع کی. اور چوتھا یہ کہ انگریزوں نے اس وقت میانمار کے جو دارالحکومت انوا اور آوا جسے کہا جاتا تھا اس پر اپنی رہائش قائم کر لی. اس کے بعد لارڈ ڈلہوزی یہ ہندوستان کے گورنر جنرل بنے. تو جب یہ گورنر جنرل بنے تو انہوں نے دوسری اینگلو برمی جنگ لڑی. اور یہ جنگ کیوں ہوئی؟ ایک بہت ہی چھوٹی سی معمولی وجہ پر یہ جنگ شروع کی گئی. برما میں قیام پذیر 2 برطانوی افراد تھے، تو انہوں نے کچھ ایسا جرم کیا جس کے لیے برما کی انتظامیہ نے ان سے جرمانہ ادا کرنے کو کہا، اور انہوں نے جرمانہ ادا کرنے سے انکار کر دیا. اور اسی واقعے کو انہوں نے لارڈ ڈلہوزی نے وجہ بنا لی، اور منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے میانمار پر حملہ کر دیا. اور اس طرح سے یہ دوسری جنگ ہوئی انگریزوں اور برما کے درمیان. انہوں نے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ایک فوج میانمار کی طرف بھیجی جو کامریڈ جارج لیمبرٹ کی قیادت میں تھی، اور برمی فوج کو اس میں شکست ہوئی. اب یہاں پر دیکھیں یانگون، اس کے بعد جس کو رنگون کہا جاتا ہے، اس کے بعد بیگو جس کو بیگو کہا جاتا ہے اب، اور پرام جس کو پیائے کہا جاتا تھا، اس پر انگریزوں نے اپنا قبضہ قائم کر لیا. اس خطے کو سلطنت برطانیہ میں ضم کر دیا گیا. اس فتح کے ساتھ میانمار کا جو ساحلی خطہ تھا اس پر برطانوی اثر و رسوخ کو مضبوطی مل گئی. اب جو ساحلی علاقہ ہے وہ اس پر بھی برطانوی حکومت چلنے لگی. یہ جنگ لڑنے والے برطانوی فوج جو تھی اس میں ہندوستانی لوگ شامل تھے، ہندوستانی فوج پر مشتمل تھی. صرف یہی نہیں، اس جنگ کا خرچ بھی ہندوستانیوں نے ہی برداشت کیا تھا.
यूरोपीय अक़वाम जैसे कि अक़वाम में जैसे कि बरतानिया थी, तो वैसे ही फ्रांसीसी इन्होंने वियतनाम पर, यहाँ देखें ये जो गुलाबी हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वियतनाम, तो वियतनाम जिसे इंडोचीन भी कहा जाता था, यहाँ पर अपना असर रसूख कायम करने की कोशिश की फ्रांसीसियों ने। बर्मा के बादशाह ने फ्रांसीसियों से अपना राब्ता बढ़ाया और इसके अलावा म्यांमार का उस वक्त बादशाह था थेबो, तो उसने इटली और जर्मनी के साथ भी मुआहदा करने की कोशिश की। ये सारी वजूहात बनी अंग्रेज़ों को खौफज़दा करने के लिए। अंग्रेज़ों का अब खौफ महसूस होने लगा कि अगर ये सब एक साथ मिल गए तो अंग्रेज़ों का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कायम कर लिया और एक बरतानवी कंपनी को इसका ठेका दे दिया। ये बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कायम किया और उसका जो ठेका था, उसका जो इक़्तिदार था वो बरतानवी कंपनी को दे दिया। जब वो बादशाह ठैबो के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से बादशाह ठैबो के ख़िलाफ़ उन्हें जंग करने का एक वजह मिल गई, बहाना मिल गया, तो लॉर्ड डेफरिन जो गवर्नर जनरल थे और हिंदुस्तान के वाइसराय थे, इन्होंने मौका पा लिया और बर्मा पर हमला करने के लिए फ़ौज भेजी। और फिर ये जो तीसरी जंग हुई अंग्रेज़ों और बर्मा के दरमियान, तो इसे तीसरी एंग्लो बर्मी जंग कहा जाता है, जो 1885 के करीब लड़ी गई। अंग्रेज़ों ने शहर मंडाले को फ़तेह कर लिया। यहाँ देखिए आपको नज़र आएगा, ये शहर मंडाले को इन्होंने फ़तेह कर लिया। मंडाले का शहर ये वही शहर है जहाँ पे लोकमान्य तिलक को जब अंग्रेज़ों ने जिलावतन किया था, सज़ा दी थी, तो 6 साल के लिए ये मंडाले की जेल में रहे थे। तो ये वही जगह है। तो ये जगह अंग्रेज़ों ने फ़तेह कर ली। बादशाह ठैबो ने भी अंग्रेज़ों के सामने हथियार डाल दिए और शुमाली म्यांमार का पूरा खत्ता जो था वो बरतानवी सल्तनत का लाजमी हिस्सा बन गया। 1935 में म्यांमार को भारतीय इलाके से अलग करने का एक एक्ट पास हुआ और इस तरह से म्यांमार जो है वो हिंदुस्तान से अलग हो गया। म्यांमार ने हिंदुस्तान से तरग़ीब पाकर, एक भारतीय आज़ादी जद्दोजहद से तरग़ीब पाकर इन्होंने भी आज़ादी की जंग लड़ी म्यांमार ने, और आखिरकार 1948 में आज़ादी हासिल कर ली। तो 1948 में म्यांमार आज़ाद हो गया। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 3rd पॉइंट ख़त्म हो गया है। अब इसके आगे के और एशियाई ममालिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मालूमात हासिल करेंगे। आपने अपने नोट्स मुकम्मल करना है, सबक को पढ़ना है, लेक्चर को गौर से सुनना है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आगे के जो लेसन्स हैं वो उसके वीडियोज़ मिलते रहें। So best of luck, do well.